कहानी शुरू करते हैं आज से करीब 1100 साल पहले की। गजनी में गजनी साम्राज्य की स्थापना अलप्तगीन नामक एक व्यक्ति करता है और इस गजनी वंश का स्थापना अलप्तगीन नामक एक व्यक्ति करता है और इस वंश का सबसे योग्य शासक होता है मोहम्मद गजनी यानी महमूद गजनी, जो भारत पर करीब 17 बार आक्रमण किया था। उसके बाद जो है उसके मरने के बाद करीब 1030 में वो गजनी मरता है और उसके बाद इस गजनी वंश का जो है इस वंश में कोई योग्य शासक नहीं होता है और ये वंश फिर भी अयोग्य शासक के बावजूद जो है करीब 150 बरस तक शासन करता है। 150 बरस तक गजनी साम्राज्य रहता है। लेकिन इसी के गजनी साम्राज्य के अंदर ही एक पहाड़ी छोटा सा स्थान होता है, छोटा सा राज्य, छोटा सा जगह, पहाड़ी जगह होता है गौर। और उस गौर में एक व्यक्ति होता है गयासुद्दीन गौरी। गयासुद्दीन गौरी जो है मोहम्मद साहबुद्दीन, मुइजुद्दीन साहबुद्दीन एक ही व्यक्ति का नाम है, गौरी को गजनी का शासक बनाता है 1173 ईस्वी में। 1173 ईस्वी में साहबुद्दीन मोहम्मद गौरी गजनी का शासक बनता है। वो भारत पर जो है पहली बार आक्रमण करता है मुल्तान पे। और मुल्तान कहाँ है? अब भी के पाकिस्तान, लाहौर से पीछे, और वहीं पे पाकिस्तान में मुल्तान है। मुल्तान पे आक्रमण करता है भारत पर और उसके बाद मुल्तान को वह जीत लेता है। लेकिन उसका मंशा रहता है कि हम भारत में एक मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करें और वो जो है भारत पे आक्रमण करने का सोचता है। तो यहाँ उसको जो शासक होता है पंजाब के पास, वो होता है खुर्सब। और खुर्सब पे आक्रमण करने के बाद उसको पृथ्वीराज से सामना करना पड़ता, क्योंकि उसके जस्ट बाद जो है पृथ्वीराज का साम्राज्य था। तो पृथ्वीराज काफ़ी नामी था और प्रसिद्ध राजा था उस टाइम। तो इसको मौका मिलता है गौरी को शासन भारत पे आक्रमण करने का। बहुत ही सुनहरा मौका तब मिलता है जब गुजरात में एक अल्पवयस्क जो राजा होता है उसकी संरक्षिका उसकी माता रहती है। तो वो उसको कमज़ोर समझ करके गुजरात पे आक्रमण करता है। और गुजरात पे आक्रमण कब करता है? 1178 ईस्वी में। और यह भारत पे गौरी का दूसरा आक्रमण था। भारत पे दूसरा आक्रमण था। और गुजरात का जो तत्कालीन साम्राज्य था वो चालुक्य वंश का साम्राज्य था। और यहाँ अल्प वयस्क शासक जो था वो भीम द्वितीय था। और भीम द्वितीय को उसका जो अभिलेख है उसमें मूल राज द्वितीय भी कहा गया है या मूल द्वितीय कहा गया है। और इसकी राजधानी जो है अनहिल पाटन थी। और इसका जो चालुक्य वंश है उसको अनहिलवार वंश भी कहते हैं। तो गौरी क्या करता है, यहाँ से होते हुए वो यहाँ अल्पवयस्क शासक है अनहिलवार या चालुक्य वंश का जो भीम द्वितीय है उस पर आक्रमण करता है। उसकी माँ जो होती है भीम द्वितीय की माँ, उसकी संरक्षिका रहती है नायिका देवी। तो नायिका देवी और जो गौरी है उसके बीच जो है यहाँ माउंट आबू जो पहाड़ है राजस्थान में, उसके पास दोनों के बीच युद्ध होता है। कहाँ? नायिका देवी और गौरी के बीच जो है आबू के तराई में युद्ध होता है और नायिका देवी गौरी को बुरी तरह पराजित कर देती है। अब जब लौटता है गौरी यहाँ से हार कर, तो अगले कई सालों तक उसका हिम्मत नहीं होता है कि भारत पर आक्रमण करे। लेकिन फिर वो आक्रमण करता है। कहता है कि एक बार जो उसके मुंह में खून लग जाता है तो वो अपराध करता ही है। वही बात है, गौरी यहाँ पर कुछ जो है साम्राज्य को मुल्तान पे आक्रमण करके मुल्तान को जीत लिया होता है। तो उसका जो मनसा रहता है वो भारत पे आक्रमण करने का और भारत में साम्राज्य बनाने का, वो समाप्त नहीं होता है, भले ही हार जाता है। वो वापस जाता है गौर यानी कि गजनी और वहाँ जा कर के खूब तैयारी करता है। और खूब तैयारी के बाद वो आता है, वो समझ जाता है कि अब जो है गुजरात से नहीं
गुजरात से भारत विजय का जो सपना है वो पूरा नहीं हो सकता है। तो वो वहाँ से लौटता है और लौटने के बाद वो जो है खुरसब जो पंजाब का शासक होता है उस पर आक्रमण करता है। पंजाब का शासक खुरसब हार जाता है गौरी से, और हारने के बाद जो है वो खोखर जाति से जाकर के मिलता है। खोखर जाति बहुत खतरनाक होता है, और खुरसब और खोखर जाति दोनों मिल करके युद्ध करता है, और गौरी जब हारने वाला होता है उसको कुछ अब नहीं दिखता है, मतलब असफलता बिल्कुल सामने खड़ी थी। तब समझ जाता है कि अब तो कुछ नहीं होने वाला है। तो गौरी जो है खुरसब को मिलने के लिए अपने खेमे में बुलाता है, मुलाकात के लिए अपने खेमे में बुलाता है, और वहाँ उसको बंदी बना लेता है। और उसके बाद जो है वो उसको भेज देता है दूसरे जगह, और वहाँ उसकी हत्या करवा देता है। गौरी बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति के व्यक्ति था। खैर, उसके बाद अब क्या है कि पंजाब यानी लाहौर को जीत लेता है गौरी, और उसके बाद लाहौर यानी पंजाब की सीमा और भारत में जो पृथ्वीराज चौहान उसके राज्य के सीमा दोनों मिलने लगता है। अब गौरी के मुंह में खून तो लगा था, वो चाह रहा था कि और ज़्यादा क्षेत्र को, मतलब वो एक महत्वाकांक्षी राजा था, वो अधिक से अधिक साम्राज्य को फैलाना चाहता था। इसी क्रम में गौरी जो है पंजाब में एक जगह है भाटिंडा, वहां पे आक्रमण कर देता है। पृथ्वीराज चौहान उसको बहुत ही आसानी से पराजित कर देता है और उसको दिल्ली लाता है। दिल्ली में लेकिन कहते हैं जो महान शासक होता है वो दूसरे की महानता को भी कद्र करता है, और वो जो है दिल्ली में उसको बड़ी सम्मान पूर्वक रखता है और वापस उसको भेज देता है वो उसके साम्राज्य में। इधर हम भारत की स्थिति देख लेते हैं। जब गौरी आक्रमण करता है उस समय भारत में कौन कौन प्रमुख साम्राज्य के राजा थे। यहाँ अजमेर में उसके नाना का शासन था, और दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान का। उसके नाना का कोई बेटा नहीं था, इस वजह से पृथ्वीराज चौहान दोनों जगह शासन कर रहा था, और पूरा बहुत बड़ा साम्राज्य पृथ्वीराज चौहान के अधीन था। पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय एक ही व्यक्ति है। पृथ्वीराज चौहान के अधीन जो है दिल्ली से लेकर के और अजमेर तक के साम्राज्य था। इधर कन्नौज में गहरवाल वंश का शासन होता है, और जिसका राजा जयचंद होता है। और अनहिलवार में एक अल्पवयस्क राज शासक होता है भीम द्वितीय, और उसकी संरक्षिका उसकी माता नायिका देवी होती है। और बंगाल में उस समय लक्ष्मण सेन का शासन होता है, जो कि बहुत ही कमजोर शासक होता है। गौरी सोचता है कि इधर से अगर आक्रमण किया जाए तो वो आगे जाकर के पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करना पड़ेगा, जो कि भारत में साम्राज्य स्थापित करने में बहुत ही बाधा सिद्ध होगा। और तो वो सोचता है कि अनहिलवार वंश पर आक्रमण किया जाए, और वहाँ का जो शासक होता है अल्पवयस्क होता है, यानी कि अभी बड़ा नहीं हुआ रहता है। इसी क्रम में वो 1178 ईस्वी में अनहिलवार वंश यानी कि भीम द्वितीय के राज्य पर आक्रमण करता है, जो कि गुजरात में होता है। तो गुजरात पे आक्रमण करता है 1178 ईस्वी में, और दोनों के बीच जो है माउंट आबू पहाड़ के तराई में, यानी कि माउंट आबू पहाड़ के नज़दीक जो है नायिका देवी यानी भीम द्वितीय और गौरी के बीच जो है युद्ध होता है। लेकिन युद्ध में नायिका देवी गौरी को बुरी तरह पराजित कर देती है। नायिका देवी गौरी को बुरी तरह आबू की तराई में बुरी तरह पराजित कर देती है। उसके बाद मोहम्मद गौरी लौट करके वापस गजनी चला जाता है, लेकिन वहां जा करके ये अपने जो सेना रहता है उसका विस्तार करता है, और अब गौरी के लाहौर पर कब्जा कर लेने से जो पृथ्वीराज तृतीय का जो साम्राज्य था उससे गौरी के साम्राज्य का सीमा मिलने लगता है। इसके बाद जो है दोनों के बीच झड़प होती है। इसी क्रम में जो है भाटिंडा पर गौरी कब्जा कर लेता है, जो कि पृथ्वीराज चौहान के अधीन होता है। भाटिंडा दोनों के बीच युद्ध होता है, कई बार युद्ध चलता है, और कई बार जो है
पृथ्वीराज चौहान जीत भी जाते हैं, ये इतिहास इसमें नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न नहीं आता है। जब इतिहास अलग अलग बुक में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पृथ्वीराज चौहान जो है गौरी को कई बार पराजित कर देता है। और इसी क्रम में 1191 का जो युद्ध होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है जो भटिंडा यानी तबर हिंद पर जो कब्जा कर लिया रहता है गौरी, तो उसको भगाने के लिए युद्ध होता है। और पृथ्वीराज चौहान जो है इसको पराजित कर देता है गौरी को बुरी तरीका से 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में, और उसको दिल्ली लाते हैं। और दिल्ली ला करके जो एक शासक के साथ जो व्यवहार किया जाता है वैसा व्यवहार करते हैं और उसको पुनः जो है वहाँ वापस भेज देते हैं वो उसके राज्य में। लेकिन ये पृथ्वीराज चौहान जी की बहुत बड़ी भूल थी, बहुत बड़ी गलती थी। यहाँ पृथ्वीराज चौहान उसको आसानी से हरा देते हैं, इस वजह से वो निफिक्र रहते हैं, उनको कोई भय नहीं रहता है कि क्या मतलब कि गौरी हमको कभी हरा पाएगा। लेकिन उधर गौरी जब जाता है तो गजनी में तो अपने आप को अपमानित महसूस करते रहता है और वो अपनी सेना का विस्तार करता है और पूरी तैयारी करता है, पूरी तैयारी करते रहता है। पूरे 1 साल के तैयारी के बाद 1192 ईस्वी में पुनः वो आकर के और पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करता है, तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में होता है और इसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाते हैं और गौरी विजयी हो जाता है। अब जो है इधर एक बात समझ लीजिए कि आप कई इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें जो है कई तरह के जो है जब आप किताब पढ़ेंगे तो सिलेबस में तो नहीं दिया गया है इस तरीके से जयचंद के पुत्री और संयोगिता के बारे में उस तरह से जिस तरीक़ा से लोग बात करते हैं, और कई बार जो है ये गूगल पे आपको मिल जाएगा जो अलग अलग प्रकार की जो है संबंध बताया गया है, तो ये किताब में नहीं है, सिलेबस में नहीं है। तो क्या होता है कि ये बात है लेकिन कि पृथ्वीराज चौहान जो है जयचंद की पुत्री को जो है स्वयंवर में से उठा करके ले आता है, अपहरण करके ले आता है और उससे शादी कर लेता है। तो इस वजह से पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज के जो शासक जयचंद होता है उससे दुश्मनी रहता है, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान जब गौरी से युद्ध कर रहा होता है तो जयचंद उसकी सहायता नहीं करता है। परिणाम ये होता है अब पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में, और उसके बाद अब जो गौरी है वो अपना साम्राज्य का विस्तार भारत में करने लगता है। इसी क्रम में अब युद्ध होता है कन्नौज के शासक जयचंद से। जब पृथ्वीराज तृतीय से युद्ध रहा था तो जयचंद साथ नहीं दे रहे थे, और इन सब राजा में जो भारत के अंदर जो राज्य कर रहे होते सब में करीब सबसे लड़ाइयाँ होती रहती थी। तो इस वजह से कोई एक दूसरे का सहायता नहीं कर रहा था। परिणाम ये होता है कि 1194 में चंदावर का युद्ध होता है, और चंदावर के युद्ध जयचंद, घरवाल वंश के शासक जयचंद और जो है गौरी के बीच जो होता है, कन्नौज के शासक होता है जयचंद, कि गौरी यहाँ आया, जयचंद से युद्ध कर रहा था, और युद्ध करने वक्त जो है बराबर की लड़ाइयाँ हो रही थी और गौरी परास्त ही होने वाला था, हारने ही वाला था कि जयचंद के आंख में तीर लग जाता है, और आंख में तीर लगने की वजह से वो जो है युद्ध स्थल पे ही मारा जाता है। इसके जीतने के बाद गौरी और कई राज्य को जीतता है, लेकिन ये वहाँ से प्रश्न नहीं आते हैं, तो इस वजह से हम लोग उनको नहीं पढ़े। गौरी जो है अपना जो शासक लेके आया था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो उसको भारत में जो विजित क्षेत्र है उसका शासक नियुक्त करके और वापस जो है गौर चले जाता है, और गजनी से फिर वापस आता है। और जब वापस जाने के क्रम में 1205 ईस्वी में खोखर जाति के विरुद्ध जो है ये अभियान करता है। जब जा रहा होता है तो खोखर जाति के बीच जो है लड़ाइयाँ हो जाती है खोखर जाति से गौरी का, और गौरी जो है उसमें घायल हो जाता है, और 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु हो जाती है। गौरी ने भारत में मोहम्मद बिन शाम के नाम से सिक्के चलाए थे, जिन्हें देहली वाल कहा जाता है, और कन्नौज के विजय के बाद जो है गौरी ने सिक्के चलाए जिसमें देवी लक्ष्मी का चित्र अंकित था। ये दोनों पॉइंट जो है याद रखिएगा। बाकी इतना ही है गौरी के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो में हम लोग जो है गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे और विस्तार से पढ़ेंगे। आप अगर लुसेंट पढ़ रहे हैं तो लुसेंट अब काफ़ी नहीं है एग्ज़ाम निकालने के लिए, क्योंकि लुसेंट से पूरा क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको एग्ज़ाम में।